नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। हमारी आज की बुक समरी स्टार्ट विद व्हाई जीस को लिखा है सिमोन सिनेक ने। स्टार्ट विद व्हाई जो बुक है वो शुरू ही तीसरी बात से होती है। सिमोन सिनेक का कहना है कि किसी भी चीज का व्हाट एंड हो से भी ज्यादा जरूरी होता व्हाई, यानी आप जो भी काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग इस बुक को इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये बुक तो सिर्फ बिजनेस के लिए है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो उसके लिए व्हाई जानना बहुत जरूरी है। इस बुक में हम आज बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर के साथ, चैप्टर 1 स्टार्टिंग विथ व्हाई। इस चैप्टर में हम एक गोल्डन सर्किल के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो हमें बताएगा कि आखिर वे इतना जरूरी क्यों है। इसी क्या वजह है कि व्हाई व्हाट और हाउ से भी ज्यादा जरूरी है। जिस गोल्डन सर्किल की हम बात कर रहे हैं उसमें बेसिकली 3 सर्किल बनाए जाते हैं, एक के अंदर एक, जिसमें व्हाई हो और व्हाट लिखा हुआ होता है। इसमें जो सबसे बाहर का सर्किल होता है वो व्हाट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम किसी कंपनी का एग्जाम्पल ले तो उसका व्हाट होगा उसका कोई प्रोडक्ट या सर्विस, जैसे सैमसंग मोबाइल बनाती है और भी बहुत कुछ बनाती है तो ये उसका प्रोडक्ट है। या जैसे आप किसी भी कंपनी के सिम में रिचार्ज करते हैं, बदले में वो आपको सर्विस देते हैं, तो इन कंपनियों का जो प्रोडक्ट और सर्विस होती है वो आती है व्हाट में। अब जो दूसरा सर्किल होता है वो होता है का मतलब। अब ये जो कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट या सर्विस बेचती है, उनकी जो भी प्रोसेसर होती है बनाने की या सर्विस देने की, या फिर उनकी स्ट्रेटेजी, यह सब चीजें हाउ वाले सर्किल में आती है। और जो आखिरी और सबसे अंदर का सर्किल होता है वो होता है व्हाई का मतलब क्यों। इसमें इन कंपनियों का मकसद बिलीफ पर छिपा हुआ होता है जो इन्हें ये काम करने के लिए मोटिवेट करता है। सिनेक ने कई सारी कंपनियों को ऑब्जर्व किया। वो कंपनियां इस सर्किल को बाहर से शुरू करती है। पहले वो डिसाइड करती है, मतलब उनको प्रोडक्ट या सर्विस, फिर हाउ और उसके बाद व्हाई। पर जो असली लीडर्स या कंपनियां होती है वो सबसे पहले इस सर्किल को अंदर से शुरू करती है। वो लीडर्स सबसे पहले व्हाई का पता लगाते हैं। वो सबसे पहले उनके पर्पस और बिलीफ का पता लगाते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ ही उन्हें वो काम करने के लिए मोटिवेट करता है और उनकी आइडेंटिफिकेशन का भी काम करता है। इस पॉइंट को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं जो कि हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है। राइट ब्रदर्स एंड सैमुअल पियरपॉइंट लांगली का। लांगली अपने टाइम का जाना माना इंसान था। इनका एक ही मोटिव था, वेल्थ और फेम पाना। ये अपने टाइम में फेमस और पैसा पाना चाहता था। बल्कि दूसरी तरफ राइट ब्रदर्स और विल एंड विलबर्ग, इनका एक ही बिलीफ था, वो था ह्यूमन फ्लाइट, यानी इंसान को कैसे भी उड़ाना। इन्होंने इसी को अपने जीवन का अटूट पर्पस बनाया। लंगले के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और राइट ब्रदर्स के पास तो इतना पैसा भी नहीं था। पर असल में 1903 में पहली बार राइट ब्रदर्स ने ही उड़ान हासिल की। पर जो लांगली और राइट ब्रदर्स के बीच मेन डिफरेंस है वो है राइट ब्रदर्स के लिए व्हाट और हो इतना जरूरी नहीं था। लांगली के पास क्लियर एडवांटेज था, उसके पास रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं थी। पर जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है कि राइट ब्रदर्स ने शुरू किया क्रिस्टल क्लियर व्हाई के साथ। उनके सामने कई सारी चुनौतियां आई पर उनके पैशन के आगे टिक नहीं पाई, और ये इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उनका व्हाई उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हमें इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है। सिनेक भी सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाई की क्लियर समझ ही हमें सक्सेस दिलाने के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये थियोरी इस बात को भी इम्पोर्टेंस देती है कि सक्सेस पाने के लिए सुपीरियर प्रोडक्ट और सारे रिसोर्सेज से ज्यादा जरूरी होता है वह को पहचानना। सिनेक ये कहते हैं कि जो लोग वह के साथ शुरू करते हैं, लोग उनके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। उनके पास एक यूनिक ताकत होती है लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करने की, और वही जो इमोशनल कनेक्शन होता है वो लोगों को लॉन्ग टर्म तक उस कंपनी या ब्रांडी से जुड़ा हुआ रखता है। सिनेक अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए एक प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन।
इस लॉ की मदद से लोगों को उनके नए आइडिया और चीजों को अडॉप्ट करने के बेस पर हम अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। पहले होते हैं इनोवेटर्स, दूसरे होते हैं अर्ली अडॉप्टर, तीसरे होते हैं अर्ली मेजोरिटी, चौथे होते हैं लेट मेजोरिटी। और सिनेक बताते हैं कि जो इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर होते हैं वो वे की डीप अंडरस्टैंडिंग से मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूले। वो लोग उस पर्पस, कारण या बिलीफ की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो उस प्रोडक्ट या आइडिया का बेस है, और दूसरी तरफ बाकी सारे ग्रुप के लोग होते हैं। उनके लिए पर्पस इतना मैटर नहीं करता, बल्कि वो किसी भी प्रोडक्ट के प्रैक्टिकल यूज, उसके फीचर या उसके बेनिफिट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। यह जानकारी बहुत ज्यादा क्रूशियल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सक्सेस पाना चाहता है। वाई से शुरू करके लीडर्स ब्रॉडर ऑडियंस को अपील कर सकते हैं। क्नॉइस और जो अर्ली अडॉप्टर है उनका मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, जो आपके लिए ज्यादा इंटरेस्ट और लॉयल्टी दिखाएंगे। ये चैप्टर कम्युनिकेशन के न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी बात करता है। स्नेक हमें लिम्बिक ब्रेन के बारे में भी बताते हैं, जो कि हमारे इमोशन, ट्रस्ट ऑन डिसीजन मेकिंग में बहुत जरूरी होता है। ब्रेन का ये हिस्सा वैसे शुरू होने वाले क्वेश्चंस को स्ट्रांगली रेस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ये हमारे इमोशन को इफेक्ट करते हैं। और अगर हम इसके अलावा नियोकॉर्टेक्स की बात करें तो ये हमारी लैंग्वेज, नॉइस, एनालिटिकल थॉट और ह्यूमन बिहेवियर को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ये जो न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ने यूज किया ताकि इसका साइंटिफिक प्रूफ भी मिल सके। यानी वो बताए हैं कि अगर कोई मैसेज वैसे शुरू हो रहा है तो लोग उससे ज्यादा डीपली कनेक्ट कर पाते हैं। जब कोई भी कंपनी या लीडर अंदर से बात करते हैं या जब वे अपने बिलीफ से बात शुरू करते हैं, जिससे लिम्बिक ब्रेन एक्टिव हो जाता है और विश्वास और कनेक्शन की भावना को बढ़ावा देता है। और जो नियोकॉर्टेक्स है वो व्हाट और हाउ की इंफॉर्मेशन को प्रोसेसर करता है और डिसीजन और बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। न्यूरोसाइंस की थीसिस में गहराई से इफेक्ट करती है, क्योंकि इससे हम हमारे ब्रेन के बारे में भी अच्छे से समझ सकते हैं। चैप्टर 2 द पावर ऑफ वे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे उस पावर के बारे में जो किसी कंपनी या किसी एक इंसान को भी इंस्पायर कर सकती है। हमने ऑलरेडी पहले चैप्टर में साइकोलॉजिकल इंसाइट के बारे में बात कर ली है। वाई की पावर को दिखाने के लिए सिनेक एक एग्जाम्पल देते हैं। सिनेक ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और सिविल राइट्स मूवमेंट की कहानी शेयर की। किंग ने और उनके एक मिनिस्टर ने सिर्फ सपना ही नहीं देखा, बल्कि न्याय, समानता और बेहतर भविष्य को पाने में उनका एक गहरा विश्वास भी था। उन्होंने एक आई हुए ड्रीम नाम की स्पीच दी थी। इसमें सिर्फ पॉलिसी प्रपोजल या स्ट्रेटेजिक प्लान ही नहीं थे, बल्कि उसमें उनके सारे कोर बिलीफ और उन्हें फॉलो करने वाले लोगों की आकांक्षाएं भी थी। ने किंग के पर्सपेक्टिव को बाकी दूसरे लीडर्स के पर्सपेक्टिव से कंपेयर किया और ने पाया कि दूसरे लीडर्स के पास तो किंग से भी ज्यादा पॉइंट्स थे, स्ट्रेटेजी थी, फिर भी आखिर लोग क्नॉइस किंग की तरफ ज्यादा क्यों थे बाकी लीडर्स के कंपैरिजन में? तो इसकी वजह से एक बताते वो है वैसे शुरू करना की कैपेसिटी ने उन्हें बाकी लीडर्स से अलग कर दिया। उनका मैसेज जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों के इमोशन के साथ जुड़ा रहा। किंग के पर्पस के साथ जुड़कर लोगों ने न सिर्फ आंदोलन में साथ दिया, बल्कि वे अपनी वैल्यू और बिलीफ शेयर कर रहे थे। जो लीडर्स वैसे शुरू करते हैं वो दूसरों को भी एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करते हैं और लॉयल्टी को भी बढ़ावा देते हैं। आगे कीनेक एक टेस्ट का एग्जाम्पल देते हैं क्नॉइस। वो कहते हैं कि कोई कंपनी जो सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पर फोकस करती है, उसे सेल करने के लिए बिना उसी कोर वैल्यू को बताएं, क्योंकि कोर वैल्यू ही लोगों को कनेक्ट करती है उस प्रोडक्ट के साथ भी और उस कंपनी के साथ भी। मान लीजिए कोई कंपनी टमाटर बेचती है, एक कंपनी उस टमाटर के फ्रेशनेस को दिखाती है, क्नॉइस, जो कि है व्हाट। दूसरी तरफ एक कंपनी इसी टमाटर को हेल्थ के बेनिफिट बताकर ऑर्गेनिक फार्मिंग के टमाटर बेचती है, जो कि है वे। अब जो दूसरी तरफ की कंपनी है वो टमाटर के कोर वैल्यू पर फोकस कर रही है। कई कंपनियों के लिए ये एक टूल की तरह काम करता है। क्नॉइस जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बहुत मदद करता है। ये टेक्निक किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से ज्यादा उसके कोर बिलीफ के बारे में बात करने के लिए कहती है।
जिससे ऑडियंस के साथ कनेक्शन बन सके। सीनेक इसमें एक और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है मैनिपुलेशन, जिसमें लोगों पर सिर्फ शॉर्ट टर्म बिहेवियर छागे होता है। मैनिपुलेशन में इतनी ताकत नहीं कि ये आप में लॉन्ग टर्म चेंज ला सके। इसके लिए सबसे अच्छा, वैल्यूएबल और जेन्युइन तरीका है इंस्पिरेशन। इसके लिए कीनेक साउथ अफ्रीकन एयरवेज फ्लाइट 2195 की स्टोरी शेयर करते हैं। 1989 में उनका एक प्लेन क्रैश हो गया था, जिससे एयरलाइन को क्राइसिस भी झेलना पड़ा था। ट्रेजेडी के चलते कीनेक यहाँ दो तरह की अप्रोच बताते हैं। एक तो वॉट वाली, जिसमें ये सिर्फ क्रेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। दूसरी अप्रोच है कि लोगों की भलाई और सुरक्षा की कमिटमेंट पर फोकस रहना। आप ऐसा लेटर जारी करें जो डीपर वैल्यू और पर्पस को दिखाता हो। नॉइज जो अफेक्टेड लोगों, फैमिलीज, एम्प्लॉय के साथ जुड़ा रहे। मैनिपुलेशन और इंस्पिरेशन के बीच के डिफरेंस को आसानी से समझा जा सकता है। मैनिपुलेशन टेक्निक सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही फायदा दे सकती है, लेकिन इसमें ऑन ऑथेंटिसिटी की भी कमी होगी और सस्टेनेबल सक्सेस भी नहीं मिलेंगे। जो लीडर्स और कंपनियां होती है वो इंस्पायर करती है। उनका एक क्लियर पर्पस होता है और वो इसी से आपका ट्रस्ट और लॉयल्टी भी जीतती है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये चैप्टर हमें डिसीजन मेकिंग में भी वे का इम्पोर्टेंस दिखाता है। स्नेक कहते हैं कि जब भी लोग अपनी वैल्यूज और बिलीफ्स को ध्यान में रखकर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उन्हें वो डिसीजन अच्छा भी लगता है और इमोशनली सेटिस्फाइंग भी लगता है। लोग उन लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट होते हैं जो उनके वैल्यूज को शेयर करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो हमारे ही अच्छे के बारे में है। सी ने इसे डिटेल में समझाने के लिए गोल्डन सर्किल इन पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट बताते हैं। उनका मानना है कि जो सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो वाई से शुरू करते हैं, जो उनके वैल्यूज और पर्पस को क्लियरली दिखाते हैं, जो कि वोटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। और ऐसा करके ये लीडर्स एक आंदोलन क्रिएट करते हैं, लोगों को सिर्फ कुछ पॉलिसीज के लिए नहीं बल्कि उनके पीछे छिपा पर्पस के कारण एकजुट होने के लिए इंस्पायर करते हैं। सी ने किस चैप्टर का एंड ये कहकर करते है कि आपको अपने वे को ढूंढने के लिए एक्शन लेना होगा। आपको अपने कोर वैल्यूज और बिलीफ्स का पता लगाना होगा। लीडर्स इसी वे को समझकर लॉयल्टी को जीतते हैं और आंदोलन बनाकर दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। चैप्टर 3 हो ब्रिंगिंग दी वे टू लाइफ। सीनेक 5 वाइज की टेक्निक को बताते हैं, जिसका यूज अक्सर लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में करते हैं। आइडिया ये है कि मुद्दों की गहराई को जानने के लिए 5 बार वे को पूछना। बार बार वे को पूछकर कोई नॉर्मल इंसान या ऑर्गेनाइजेशन उन फंडामेंटल प्रिंसिपल का पता लगा सकते हैं जो उनके कामों में हेल्प करते हैं। इस चैप्टर में सिनेक वे और हॉ की कंसिस्टेंसी को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। सिनेक का मानना है कि किसी भी लीडर और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस पाने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल यानी हॉ को कोर बिलीफ्स यानी वे के साथ अलाइन करना पड़ेगा। और जब इन दोनों यानी वाई और हॉ की लेयर्स के बीच गैप ज्यादा होने लगती है तो लोगों के बीच विश्वास की कमी होने लगती है। लोगों में भ्रम बढ़ जाता है। वाई और हॉ को एक साथ अलाइन करने के लिए सीनेक एक एप्पल कंपनी का एग्जाम्पल देते हैं। कंपनी का है अलग तरह से सोचना और भागदौड़ से अलग चलना और उनका हो यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना है। साथ में नई टेक्नोलॉजी का यूज करके वाई और हॉ के अच्छे कनेक्शन की वजह से ही एप्पल ने इतनी अच्छी सक्सेस पाई है। इस चैप्टर में कीनेक हॉ को भी अच्छे से समझते हैं। स्नेक 2 तरह के लीडर्स के बारे में बताते हैं। पहले वो जो अधिकार के साथ लोगों का नेतृत्व करते हैं और दूसरे वो जो ऑथेंटिसिटी के साथ नेतृत्व करते हैं। जो लीडर्स अधिकार से नेतृत्व करते हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए उनके पद का यूज करते हैं और दूसरी तरफ वो लीडर्स है जो ऑथेंटिसिटी के साथ नेतृत्व करते हैं और ये अपने काम, ट्रस्ट, बिलीव्स से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑथेंटिसिटी के साथ नेतृत्व को समझाने के लिए सीनेक हर्ब के लेहरदी को फाउंडर ऑफ साउथ वेस्ट एयरलाइंस का एग्जाम्पल बताते हैं।
केलेहर ने न केवल कंपनी के पर्पस वे के बारे में बताया क्नॉइस बल्कि इसके वैल्यूज हॉ को भी जिया। उन्होंने एक कमिटमेंट करी पॉजिटिव एंड एंजॉयबल वर्क प्लेस कल्चर के लिए और उन्होंने लो कॉस्ट ट्रेवल पर भी फोकस किया हो और वहाई को भी अच्छे से एलाइन किया। साउथवेस्ट एयरलाइंस न केवल अपने कम किराए के लिए बल्कि अपने मनोरंजन और कस्टमर केंद्र के अप्रोच के लिए भी जानी जाती है, जिसने इसे एयरलाइन बिजनेस में अलग बनाया। स्टर फॉर वाट कम्युनिकेटिंग दी वे का कहना है कि कंपनी वाट पर बहुत ज्यादा फोकस करती है, यानी वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं, बल्कि उन्हें अपने वे पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छे लीडर्स भी वाट से बचते हैं और उनके वैल्यूज, पर्पस और बिलीफ्स को ज्यादा जोर देते हैं। ने टिपिंग पॉइंट की कॉन्सेप्ट पेश की क्नॉइस, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि किसी आंदोलन या विचार को फैलाने के लिए इसे एक क्रिटिकल मास तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए वैड ऑडियंस तक वे को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की जरूरत है। राइट ब्रदर्स के एग्जाम्पल को यह समझाने के लिए दोबारा देखा गया है कि कैसे उनकी सफलता न केवल पावर्ड फ्लाइट हासिल करने में थी, बल्कि ह्यूमन फ्लाइट की संभावना में उनके विश्वास को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में भी थी। इस चैप्टर में सीनिक कम्युनिकेशन में लैंग्वेज के इम्पैक्ट को भी बताते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट को बताते हैं जिसे कहते हैं इनसाइड आउट वर्सेस आउटसाइड इन। इनसाइड आउट कम्युनिकेशन का मतलब है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट के प्रोसेसर, फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करती है और इसके उल्टे आउटसाइड इन कम्युनिकेशन कस्टमर पर्सपेक्टिव, नीड और एस्पिरेशन से शुरू होती है। सिनिक का कहना है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इन कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी देती है। सिनिक एप्पल के फेमस मार्केटिंग कैंपेन्स थिंक डिफरेंट का एग्जाम्पल देते हैं। अपने प्रोडक्ट्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर फोकस करने के बजाय एप्पल ने क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इन आइडियल को चुनौती देने के वैल्यूज पर जोर दिया। यह कैंपेन क्लाइंट्स के साथ गहरे स्तर पर जुड़ गया, जिससे एप्पल की ब्रांडी लॉयल्टी में योगदान हुआ। चैप्टर 5 पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस अप्लाइंग दी वे सीनेक 5C का कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो हमें पूरी फ्रेमवर्क बताता है कि कैसे हम वे को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। 5C के अंदर क्लैरिटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ऑथेंटिसिटी और कोहेरेंस आते हैं। हर सी हमें वे को लाने के लिए जरूरी है। इमेजिन कीजिए कि आप एक क्लब चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि हर कोई यह जाने कि आपका क्लब क्यों अस्तित्व में है और इसका क्या मतलब है। क्लैरिटी इसका मतलब है कि यह एंसर करना कि आपका क्लब अवेसोम क्यों है। इस बारे में आपका मैसेज बहुत क्लियर और समझने में आसान होना चाहिए। आपके क्लब के लोग और बाहर के लोगों में इससे जुड़ा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन यह आपके क्लब के मुख्य विचारों पर लंबे समय तक टिके रहने जैसा है। भले ही चीजें मुश्किल हो जाएं या लोग चीजों को अलग तरीके से करने का सुझाव दें, आप अपने क्लब के पर्पस के प्रति सच्चे रहते हैं। कंसिस्टेंसी, इमेजिन कीजिए कि यदि आपके क्लब में सुपर फ्रेंडली होने जैसी कोई अच्छी थीम होती। कंसिस्टेंसी ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपका क्लब जो कुछ भी करता है, जैसे क्लब के अंदर आप एक दूसरे से कैसे बात करते हैं से लेकर आप दूसरों को इसके बारे में कैसे बताते हैं तक, ये हर समय एक ही शांत एनवायरनमेंट जैसा है। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक होने का अर्थ है वास्तविक और सच्चा होना। अपने क्लब में यदि आप कहते हैं कि आप पूरी तरह टीम वर्क के बारे में है, तो आप वास्तव में उसी तरह काम करते हैं। ये सिर्फ एक शो नहीं है, आपका क्लब वास्तव में ऐसा ही है। ये ईमानदारी लोगों को आपके क्लब पर भरोसा करने में मदद करती है। कोहेरेंस, अपने क्लब में हर चीज को एक पजल की तरह एक साथ फिट करने के रूप में कोहेरेंस के बारे में सोचें। लीडर्स, आप जिस तरह से काम करते हैं और आप अपने क्लब के बारे में कैसे बात करते हैं, यह सब समझ में आना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये आपके क्लब को मजबूत और एकजुट बनाता है। तो सरल शब्दों में ये सुपर क्लियर होने, आपके क्लब में जो विश्वास है उस पर कायम रहने। क्नॉइस हमेशा उन बिलीव्स के हिसाब से काम करने, वास्तविक होने और ये एंसर करने के बारे में है कि आपकी क्लब में सब कुछ एक साथ समझ में आता है। इस तरह आपका क्लब इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक शानदार और भरोसेमंद जगह बन जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।